नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। न दिन में चैन न रात में सुकून। दूर दराज के गांव तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोगों का कुछ यही हाल है। दिन में खाने की सोचिए तो रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाइए तो भीषण गर्मी में बत्ती गुल से आप चाहकर भी नहीं सो पाएंगे। सवाल यही कि कहां तो अच्छे दिन आने वाले थे, यहां तो रात की नींद भी छिन गई। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्यों नहीं कम हो रहे आलू, प्याज, टमाटर के दाम? क्या केंद्र की मोदी सरकार महंगाई और बिजली समस्या से निपटने में फेल हो गई है, या पिछली कांग्रेस सरकार ने स्थिति इस कदर खराब कर दी कि अब हालात संभाले नहीं संभल रहे? आखिर क्यों देश की आजादी के 6.5 दशक के बाद भी देश की राजधानी तक को जरूरत के मुताबिक बिजली नहीं मिल पा रही? और मोदी सरकार को इस सवाल का जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि बड़ी उम्मीदों के साथ जनता ने नई सरकार चुनी। मोदी सरकार में आखिर कब काबू में आएगी महंगाई? खाना महंगा, बिजली गुल, क्या ऐसे आएंगे अच्छे दिन? पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इसी मसले पर अपने मेहमानों के साथ मैं चर्चा भी करूंगा। रविवार की खामोश दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर रवाना हुए तो विदाई यात्रा में शानदार काफिलों का कारवां था। अफसरों की पूरी जमात थी और कूटनीतिक मोर्चे पर छा जाने की बेताबी। मगर मोदी के कूच करते ही दिल्ली की सड़कों पर कोहरा मच गया। कांग्रेस का हल्ला ब्रिगेड सड़क पर उतर आया और मोदी राज में बिजली संकट पर बवाल की नई श्रृंखला शुरू हो गई। आज 1.5 महीना हो गया है, दिल्ली में बिजली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। और उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब कौन सी आंधी है? टेम्परेचर भी 42 डिग्री आ गया, उसके बावजूद दिल्ली में 6 से 8 घंटे जो है लगातार हर क्षेत्र में बिजली जा रही है। ये सरकार ने दिल्ली में बुनियादी समस्याओं से लोगों को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो मोदी राज के चिर प्रतीक्षित आगमन के बावजूद बिजली संकट का अंधेरा छट नहीं पा रहा। दिल्ली में बिजली संकट पर कांग्रेस के संग्राम की तस्वीरें तो आपने देख ही ली। बगल के राज्य यूपी से भी बिजली संकट की धुंधली तस्वीरें आ रही हैं। राजधानी दिल्ली से सटे रिहायशी इलाकों में शनिवार को देर रात तक बिजली संकट पर त्राही त्राही होती रही। बिजली संकट की इन तस्वीरों के बीच सियासत की भी कुछ कहानियां सामने आ रही हैं। यूपी वाले बिजली का रोना रो रहे हैं तो केंद्र के बिजली मंत्री कह रहे हैं जनता को अंधेरे में हमने नहीं, माननीय अखिलेश जी ने धकेला है। तो अब आलम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे के लिए उड़ान भरते ही अंधेरे का जिन बोतल से बाहर आ गया। तो टमाटर की कीमतें भी सातवें आसमान पर छलांग लगा गईं। दिल्ली और देश की तमाम मंडियों से आ रही रेट लिस्ट बता रही है कि एक हफ्ते पहले तक 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर दिल्ली में 55 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। मुंबई में टमाटर का भाव 60 रुपए के आसपास है। लखनऊ में भी टमाटर 45 रुपए किलो के रेट से लोगों को रुला रहा है। पटना में टमाटर का भाव 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुका है। तो दुख भरे दिन बीतने और सुख भरे दिन लौटने के सपनीले वायदे पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष पूछ रहा है, नई सरकार के 50 दिन पूरे होने वाले हैं, मोदी खुद को स्टेट्समैन साबित करने की महत्वाकांक्षी कोशिश में लगे हैं, लेकिन आम लोगों के किचन का बजट कैसे कंट्रोल में आएगा? भारतीय जनता पार्टी महंगाई को लेकर बिल्कुल चिंतित नजर नहीं आती है। एक के बाद एक चीजें महंगी होती चली जा रही हैं और सरकार उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही है। किस तरीके के अच्छे दिनों का वादा ये सरकार और सरकार के नेता देश के लोगों से करते थे, आज उनका असली रंग देश के सामने आ गया। जैसे सरकार आई और अच्छे दिन तो नहीं लेकिन बुरे दिन जरूर आ गए हैं।
तब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसके लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। ये सरकार विफल हो चुकी है। बजट और रेलवे बजट भी अगर आप देखें तो आम जनता पे एक भारी भार पड़ा है। मेरे ख्याल से आत्मचिंतन का समय भाजपा के लिए आ गया है, वरना जनता उनको जरूर जवाब देगी। विपक्ष के इन्हीं शोर शराबे से ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर मोदी राज में कब काबू में आएगी महंगाई, कब आएंगे अच्छे दिन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और सवाल तो अब यह है कि चाहे सरकार कोई भी हो, क्या जनता त्रस्त रहने के लिए अभिशप्त है? तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से अपने दर्शकों को मैं मिलवा दूं। संबित पात्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आलोक पुराणिक साहब हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। संबित पात्रा जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा। कहां तो अच्छे दिनों के वादे हुए थे, यहां रात भी खराब हो गई, खाना महंगा और बिजली नहीं रहने से अब तो सोना भी दुश्वार हो गया। ये जो 24 घंटे अच्छे दिन अब आप लोग कर रहे हैं, तो मैं बता दूं, पहले आप लोग किया करते थे। मैं बताऊं कि अच्छे दिन जो है ना, वो कोई इंस्टेंट कॉफी तो नहीं है कि अभी आपने प्याले में डाला और अभी गटक लिया और अच्छे दिन आ गए। सर लेकिन 48 दिन तो हो गया ना समय पात्रा साहब। यही अरविंद केजरीवाल 49 दिन की सरकार चलाकर चलते बने, उन्हें आप कटघरे में खड़ा कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जी के बारे में तो डिस्कशन ही मत करिए। नहीं, वो 49 दिन आप सवाल खड़े कर रहे थे, 48 दिन आपके भी हो गए। वो सवाल खड़ा करना अरविंद केजरीवाल की पार्टी का एक अलग विषय था। वो तो ड्रामा कंपनी थी, उसके बारे में सीरियस डिस्कशन में ड्रामा पार्टीज नहीं आनी चाहिए। अच्छा। उनको आप साइड में रखिए। मगर देखिए, जहां तक के अच्छे दिन का सवाल है, ये इंस्टेंट कॉफी नहीं है। हाँ, अच्छे दिन के लिए एक लॉन्ग टर्म रोड मैप, एक लॉन्ग टर्म योजना ये जरूर होना चाहिए। और वो आपने हमारे बजट में देखा है किस प्रकार से एक रोड मैप हमने दिया है। इस बजट का नाम मैंने व्यक्तिगत रूप से रखा है द रिजॉल्विंग बजट। अच्छा। जिसने जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज को रिजॉल्व किया, वो रिजॉल्विंग बजट है। स्वाभाविक रूप से ये आगे बहुत बड़े रोड मैप को देखता है, इन्वेस्टमेंट को लाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात करता है ये बजट। तो मुझे लगता है आपको आलोक शर्मा जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन आलोक जी आपसे मेरा एक सवाल भी, आप जवाब जरूर दीजिएगा संबित पात्रा साहब को। लेकिन मेरा आपसे यह सवाल है कि बिजली हो या महंगाई हो, एक दिन में ये चीजें दुरुस्त नहीं होती हैं, लंबे वक्त तक इन योजनाओं की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा वक्त तक सरकार में आप ही लोग रहे, क्या किया आप लोगों ने? आखिर क्यों इस हालत में लाके खड़ा कर दिया देश को आपने? देखिए अखिलेश जी, अभी जहां तक आपका पहला प्रश्न का पहला हिस्सा है कि हमने कहां पर लाकर खड़ा कर दिया, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। भाजपा का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है बजट के पहले दिन, वो पूरी तरह से बयां कर रहा है कि देश की हालत बहुत दुरुस्त है। तमाम इनके मंत्रियों के बयान जो कह रहे हैं कि हमारे पास चीनी के भी भंडार हैं, हमारे पास आलू प्याज के भी भंडार हैं, हमारे पास गेहूं और चावल के भी पर्याप्त भंडार हैं, तो मैं समझता हूं सभी प्रश्नों के ऊपर विराम लग जाता है। आज प्रश्न उठता है, जब आपने कहा कि हम एक इन्फ्लेशन फंड बनाएंगे, आपने 500 करोड़ रुपया रखा, उसके अंदर 500 करोड़ रुपए किसी एपीएमसी का बजट भी नहीं होता है। एक साल के अंदर किसी एक महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब की एपीएमसी को आप उठाएंगे तो वहां पर उसका एक महीने का बजट भी नहीं रहता है। मैं आज जानना चाहता हूं, जब आपने बार बार कहा कि भाई महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार, और उसके बाद आपने क्या कर दिया? हर हर महंगाई और घर घर महंगाई कर दिया आपने। आज महंगाई से पूरी आलोक शर्मा जी, बिजली तो एक दिन में तैयार होने वाली चीज नहीं है ना उसके नए प्रोजेक्ट जल्दी लग सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, बिजली के लिए जब एक महीने पहले बिजली का जब दिक्कत आई दिल्ली के अंदर, उस समय भाजपा के लोग ये कहते हुए नजर आए कि साहब वो तूफान आया था इसलिए टावर गिर गए हैं, इसलिए वहां पर बिजली नहीं है। और हमने प्रोडक्शन बढ़ा दी। प्रोडक्शन कैसे बढ़ा दिए? और अगर टावर गिरे थे तो क्या एक महीने में मतलब वो ठीक नहीं हुए? बहुत दुरुस्त तरीके से देश अपने हाथ में, आपके अखिलेश जी पिछले वर्ष बिजली जो पावर पीक आवर्स थे, उस पावर, एक मिनट संबित जी, जो पावर पीक आवर्स थे उसमें आज से ज्यादा डिमांड थी, लेकिन उसके बावजूद पिछले 15 वर्षों में दिल्ली के अंदर इन्वर्टर की सेल घटी। जहां तक जनरेटर्स की बात है, जनरेटर्स की सेल घटी। और हमारे समय में 24 घंटे बिजली रहती। जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, फिर मैं आऊंगा उनके पास साहब सिंह से। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदुस्तान को लाके कांग्रेस ने कहां खड़ा किया, ये बार बार मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, क्योंकि जनता ने अभी हाल फिलहाल में जवाब दिया है, इसलिए ये डिबेट का विषय नहीं है। आज एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देश को संवारने की आवश्यकता है, जो हम कर रहे हैं। मगर ये आप भी समझ रहे हैं और तमाम पैनलिस्ट समझ रहे हैं कि बिजली का मुद्दा हो या इकोनॉमी का मुद्दा हो, ये बड़े मुद्दे हैं। ये कोई 30 दिन में, एक महीने में सॉल्व नहीं होना है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसी पेचीदगी भरे मामले हैं ये, जो समय लगता है ट्रांसमिशन और
डिस्ट्रीब्यूशन को दुरुस्त करने में। महत्वपूर्ण ये भी है समित पात्रा जी कि बिजली से सिर्फ दिल्ली के लोग परेशान नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो और भी बुरा हाल है, खासतौर पर जो एनसीआर का हिस्सा है वहां पर लोग त्रस्त हैं। लेकिन इस बारे में क्या कुछ कहना है मंत्री का? ऊर्जा मंत्री किस तरीके से गेंद जो है वो यूपी सरकार के पाले में डाल रहे हैं? हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद ने खास बातचीत की थी ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से, क्या कुछ उन्होंने कहा था जरा सुनिए, फिर मैं आता हूं आपके पास चौधरी साहब सिंह। बिजली मंत्री होकर के क्या आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फोन किया था और उन्होंने आपका फोन भी नहीं लिया? वो रीजन तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था। देखिए, उत्तर प्रदेश की समस्या समझिए। उत्तर प्रदेश बिजली खरीद रहा था केंद्र से अनएलोकेटेड कोटा से। वो बिजली 15 मई तक खरीदी गई, 16 मई को बंद हो गई खरीदनी। शायद 28, 29, 30 के आसपास ये समस्या हुई बिजली की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके लोकल कोई यूनिट, जनरेटिंग यूनिट जिसका मेरे केंद्र से कोई संबंध नहीं है, उनके स्टेट यूनिट की में कोई तकनीकी फॉल्ट के कारण प्रोडक्शन कम हुई। तो हाहाकार मचा। तब मैंने उनको फोन लगाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद 3 बार लगाया। तीनों बार मैसेज छोड़ा कि मैं बात करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। शायद वो टूर पे थे। हमारे साथ चौधरी साहब सिंह यहां पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता है। चौधरी साहब सिंह जी, जनता परेशान है, गर्मी बहुत ज्यादा है, भीषण गर्मी है, क्यों नहीं आप जनता बिजली खरीद कर लोगों को दे रहे हैं? बिजली के पैसे चुकाने को जनता तैयार है, इसके बावजूद आप लोग बिजली नहीं दे रहे हैं। अखिलेश जी, ऐसा है जो अभी मैं सुना था पीयूष गोयल जी का जो बयान है, ये जब सरकार बनी थी केंद्र में, जो केंद्र के ऊर्जा मंत्री है तब का इनका बयान है। नहीं, ये ताजा बयान है, बिल्कुल ताजा बयान। नहीं, ये ताजा बयान नहीं है, ये उस समय का बयान है, ये उस समय का बयान नहीं है। ये कई बार दोहराया जा चुका, अभी बातचीत की ये चैनल अखिलेश जी, ये चैनल पर कई बार दोहराया जा चुका है, मजमून उसका वही, कई बार दोहराया जा चुका है। लेकिन मैं इसके अलावा कहना चाहता हूं, जो उत्तर प्रदेश की बिजली की समस्या है, मैं स्वीकार करता हूं, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन समस्या इसलिए है कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के बिजली घरों को कोयला नहीं दे रहा है। नरोरा में 2 यूनिट हैं, 1 यूनिट कोयला न मिलने की वजह से बिल्कुल बंद है, दूसरी यूनिट अपना उत्पादन सही से नहीं कर पा रही है क्योंकि बिजली नहीं है। जो केंद्र सरकार का कोटा है, मेरे पास एक आंकड़ा है, सुन लीजिए। बताइए। आजमगढ़, कन्नौज, इटावा, ये सब वो इलाके हैं जो आप लोग के प्रभुत्व के इलाके हैं, मुलायम सिंह और उनके परिवार के। यहां पर बिजली की कटौती बिल्कुल नहीं हो रही है। और नोएडा जैसा इलाका जो नो कट जोन में आता है, औद्योगिक नगर है, वहां पर दनादन बिजली आप काट रहे हैं। ये व्यवहार क्यों? फिर आवश्यकता अनुसार वहां भी कटौती होती है, ऐसा नहीं है। 1 घंटे मुश्किल से अनुसार वहां भी कटौती, यहाँ 10 से 12 घंटे बिजली कटौती कर रहे हैं नोएडा में, गाजियाबाद। आवश्यकता होती है, आवश्यकता अनुसार कटौती वहां भी होती है। लेकिन मैं साथ साथ इसलिए कहना चाहता हूं, जो केंद्र सरकार में उत्तर प्रदेश का कोटा है बिजली का, वो नहीं दिया जा रहा है। जो क्या नाम आपके जो है परमाणु कोटे का है, उसे नहीं दिया जा रहा। जो लिया नहीं जा रहा या लिया नहीं जा रहा, आप खरीद नहीं रहे? लिया नहीं जा रहा, केंद्र सरकार नहीं दे रहा उत्तर प्रदेश। समित पात्रा जी, क्यों नहीं दे रहे? उत्तर प्रदेश को नहीं दे रहा। तो इतने सांसद चुन के आए, केंद्र में आपकी सरकार बनी उत्तर प्रदेश की वजह से। मुझे लगता है बहुत स्पष्ट रूप से पावर मिनिस्टर ने बार-बार, एक बार नहीं कई बार कहा है कि हमने सीएम साहब से कहा कि आप खरीदते क्यों नहीं है केंद्र से? आप 16 मई तक तो खरीद रहे थे, उसके बाद ऐसा क्या हो गया? 16 मई तक इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि चुनाव जीतने की आशंका उनको लगा था। चुनाव नहीं जीतते हैं तो उनको लगा कि अब क्या फायदा है, लोगों को जाने दो, क्या फायदा है लोगों को पटाखे। जी, मैं 1 मिनट ये कहना चाहता हूं कि जहां तक सवाल इस बात का है, अभी कह रहे थे समित पात्रा जी कह रहे थे कि केजरीवाल का जिक्र रहा तो उन्होंने कहा नाटक कंपनी है, तो वो नाटक कंपनी थी। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी आई है, ये भारतीय जनता पार्टी फ्रॉड कंपनी है। चलिए ठीक है, सारे देश को गुमराह किया है, मैं नहीं करूंगा चर्चा देखिए, खिलवाड़ शांतर हो जाएंगे, सारे देश की आलोक पुराणी जी इन देश को हमारे साथ आलोक पुराणी के यहाँ पर है, की सत्ता में आलोक पुराणी जी की बिजली का अर्थशास्त्र हो जाता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है अगर जनता का इमाम है तो? बिजली का अर्थशास्त्र अलग है, सब्जी का अर्थशास्त्र अलग है, दोनों के रीजन अलग अलग है। बिजली का अर्थशास्त्र बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने भी दिखाया कि अगर बिजली की कमी है तो कोई भी राज्य खरीद सकता है उसको। अब वो ना खरीदे जाने के पीछे फाइनेंशियल रीजंस क्या है, इस बात का तो जवाब वो देंगे। अगर आप खाने की महंगाई की बात, मैं आपकी रिपोर्ट देख रहा हूँ, ये कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी या समाजवादी पार्टी हो, आप राशन की दुकान को एनालिसिस करने, राशन की दुकान प्योरली पॉलिटिकल रीजन से चल रही है और करप्ट हो चुकी है पूरे तौर पर। अभी 3 सर्वे आया था टमाटर राशन की दुकानों पे, मैं उसी पे आ रहा हूँ। टमाटर वहां आ सकता था अगर वो दुकान ठीक ठाक काम कर रही होती। टमाटर और सब्जियों के दाम के ऊपर समझ लेते हैं, देखिए आपको देश ने बहुत मौका दिया, टमाटर भी सबसे ज्यादा बदतक रहे हैं, टमाटर भी वहां आके बेचे जा सकते थे, भिंडी वहां आके बेची जा सकती थी, लेकिन वहां ऐसी नहीं बिक पा रही है
कि सर्वे बताता है कि अगर ऊपर से 100 किलो अनाज भेजा जा रहा है, नीचे 50 किलो भी नहीं पहुंच रहा है। तो मैं कहता हूं कि ये तो चले गए, ये तो गॉन स्टोरी हो गए। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं, सवाल ये फर्क आ जाएगा 100% का। मोदी जी कहते हैं कि देश के जितने कोल्ड स्टोरेज है उसकी मॉनिटरिंग मैं करूंगा डेली बेसिस पे कि कौन सा टमाटर, कौन सा आलू, कौन सी भिंडी कहां किसके पास है। पर सवाल ये कि टॉप से लेकर नीचे तक पॉलिटिकल व्यू का मसला आ जाता है। आलोक पुराणिक जी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। समित पात्रा साहब, मुझे याद है जब पिछली सरकार के वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ये कहा करते थे कि महंगाई के लिए कालाबाजारी जो बाजार करते हैं वो जिम्मेदार हैं, जमाखोर जिम्मेदार हैं, तो आप लोग उसकी बहुत आलोचना करते थे। अब आपके वित्त मंत्री भी तो यही बयान देते हैं। एक्शन कहां है? एक्शन का वक्त है ना साहब सरकार में। मैं तो इकोनॉमिस्ट बैठे हैं मेरे बगल में, अभी जो उन्होंने कहा मैं उसको एक्शन में परिणत कर देता हूं। इन्होंने कहा कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है, स्टोरेज नहीं हो पाता है, विनाश हो रहा है इसके कारण से। आप देखिए इसी परसों वाले बजट में 5,000 करोड़ रुपए क्या आपने अपर सीलिंग लिमिट भी आप तय कर पाए के बाद? देखिए संबित जी, आप थोड़ा सा शब्दों पर नियंत्रण रखा करें। आप ठग हैं, नहीं आप ठग हैं और ठगी लीजिए, आप ठग हैं और ठगी का काम कर रहे हैं। ये पूरी सरकार जो है ठगी का काम कर रही है। सरकार बता रही है फ्रॉड, कांग्रेस बता रही है ठग। बताइए कैसा जमाना आ गया है? आप कर रही है, आप उसको बार-बार विषयांतर कर रहे हैं। शब्दों के अखिलेश जी विषयांतर हो रहा है, शब्दों के हेराफेरी पर उत्तर आप देंगे तो एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग कांग्रेस और बीजेपी थोड़ा शांति कर लीजिए। हमसे पूछा गया है मोदी सिंह कैसे जानेंगे, आंसर नहीं सुनेंगे तो उत्तर सुन लीजिए। चौधरी साहब सिंह जी, मैं मुझसे प्रश्न पूछा। पिछली सरकार में महंगाई एक बड़ा मुद्दा नहीं था आप लोगों के, सांप्रदायिकता को आप लोग तरजीह देते रहे। पिछली सरकार में महंगाई आपके लिए मुद्दा नहीं रहा। सरकार तो आप ही ने चलाई ना कांग्रेस की। नहीं देखिए, जनता महंगाई आपको लिस्ट गिना दूंगा, आलू प्याज की पिछले साल। अखिलेश जी देखिए, ऐसा है कांग्रेस और यूपीए की सरकार से गलती हुई है, वो देश के लिए ठीक से काम नहीं कर पाए, इसलिए जनता ने उन्हें हटा दिया है। लेकिन एक सेकंड आप बात सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए। अब जो सरकार आई है, अब उस सरकार के नेताओं ने, उस पार्टी के नेताओं ने, जिस पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने देश को सपना दिखाया है। उन्होंने कहा साहब हमें जो है सत्ता दीजिए आप। अरे आप महापात्रा जी सुनिए, आप दूसरी बात सुनिए, आप जब बोलना एक मिनट। तो उन्होंने सपना दिखाया साहब हमें मौका दीजिए, जैसे हमें मौका मिलेगा, मौका मिलते अच्छे दिन आ जाएंगे, स्वर्ग आ जाएगा, सारा देश बदल जाएगा। सारी परिस्थिति चेंज हो जाएगी। में मौका है, भावनाओं से खिलवाड़ की गई है। चौधरी साहब सिंह जी, यूपी में आपकी सरकार है ना, बिजली से लोग त्राहिमाम है, क्यों नहीं? आपको भी तो मौका मिला हुआ है। बिजली दीजिए लोगों को। हमें जो केंद्र का कोटा वो बिजली हमें नहीं दी जा रही है। आजमगढ़, इटावा में तो 24 घंटे बिजली आप दे रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद में बिजली। अखिलेश जी, कोयले के बगैर हमारी नरोरा की एक इकाई जो है बंद पड़ी है, जो 600 मेगावाट के करीब जो है बिजली उत्पादन करती है। अच्छा, दूसरी जो इकाई है आजमगढ़, इटावा, उन्नाव में किस इकाई से देते हैं? आजमगढ़, इटावा, उन्नाव में किस मैं हकीकत बता दूं, मुझे ऐसा लगता है सर वोट बैंक की पॉलिटिक्स। बिल्कुल 16 मई तक बिजली खरीदा जाता है। 16 मई को रिजल्ट घोषणा होने के पश्चात बिजली नहीं ली जाती है केंद्र से। क्यों? मुझे लगता है लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। जब तक लोगों से वोट चाहिए था, तब तक लोगों के साथ खिलवाड़, और उसके पश्चात लोगों के साथ। और ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों मित्र बने हुए थे, दोनों मित्र बने हुए, साथी बैठे हुए, दोनों मित्र बने हुए। दोस्त हैं थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं जानना चाहता हूं भाजपा के साथी से, जब 15 साल से दिल्ली में बिजली मिल रही थी, तो क्या इस बार दिल्ली में जो सरकार है, जो एलजी साहब बैठे हैं, जो परोक्ष रूप से भाजपा 15 साल से बिजली मिल रही थी, दिल्ली की जनता इस बात को तय कर रही है। डिबेट करते हैं इसी मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर फार बेटर सिचुएशन थी, इस बार दिल्ली के अंदर बहुत खराब सिचुएशन है। हम केवल ये जानना चाह रहे हैं मोदी जी से कि मोदी जी, जब आपको महंगाई के लिए तमाम जो मुख्यमंत्री थे उनकी एक कमेटी बनी, आपने कहा कि 80 पॉइंट का एजेंडा मेरे पास है। क्या आज वो 80 पॉइंट के एजेंडा कहां है आपका? आप क्यों नहीं उसको लागू करते? अखिलेश जी, इन्होंने कहा कि स्टोरेज कैपेसिटी नहीं। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, गुजरात के अंदर का टमाटर सस्ता है? गुजरात में तो 13 वर्षों से इनकी सरकार थी। एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, शांत आप रहिए ना, आप किसी को बोलने नहीं देते, आप हमेशा विषयांतर करके और दूसरे को लगाते हैं।
एनडीए की सरकार रही, आपकी 60 वर्षों तक सरकार रही। क्या मुझे बताइए कि गुजरात के अंदर टमाटर नहीं बिक रहा? इस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर। आलोक शर्मा जी देखिए बारी बारी से अखिलेश जी में जानना पाएगा आरोप लगाया तो अखिलेश जी में तीनों एक एक पार्टी के नेता हैं। आलोक पुराणी जी हमारे साथ अर्थशास्त्री मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी पार्टी हो, आप भी पार्टी, सुनिए, आप तीनों पार्टी हो, मैं आम आदमी हूँ। मैं आम आदमी के नाते कहना चाहता हूँ आलोक जी, आपने सब कुछ एक्सीलेंट किया, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ शानदार किया आपने, लेकिन परफॉर्मेंस के रिजल्ट आपको अभी हाल के इलेक्शंस में आपके सामने आए। ठीक है, वो गलत चीज है। देखिए रिजल्ट आना, मैं आपसे चुनाव में हार जीत रहती है, उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ सिस्टम सुनती महंगाई का हुआ है। अगर इकोनॉमिस्ट भी भाजपा की भाषा बोलेंगे तो मैं अब इनसे कह रहा हूँ, मैं इनसे कह रहा हूँ, लेकिन अब तीसरी डिबेट देख रहा हूँ मैं आलोक जी को। आज की जिम्मेदारी, मेजॉरिटी जनता आज भाजपा की भाषा बोल रही है। आज की जिम्मेदारी गुजरात में भी आप बताइए ना, गुजरात में 60 रुपए किलो टमाटर है। कहाँ गुजरात चले गए? आज की जिम्मेदारी संबित पात्रा की है। जो कुछ हो गया सो हो गया, उस पर फिलहाल डिबेट नहीं करनी। इशू ये है, अभी तो मैं बोल मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। जो आप आंसर दे रहे हैं, बजट मैंने भी पढ़ा हुआ है, बजट का उस महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है जो आज हम यहाँ देख रहे हैं। टमाटर की महंगाई, चले जाइए, टमाटर की महंगाई, प्याज की महंगाई, टमाटर की महंगाई और प्याज की महंगाई बहुत सीधे तौर पे किसी भी सरकार की, जो भी उस डे की सरकार है, उसके मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। आप सिंपल से काम करवा लें, आप स्टोरी करवा लें, किसका राशन और किसकी दुकान, आधा से ज्यादा राशन ब्लैक में बिक रहा है। दूसरा आप स्टोरी करते कोल्ड स्टोरेज की, आप बात करें टमाटर, आलू की और भिंडी की, ये आप कोल्ड स्टोरेज में इतना बड़ा घोटाला चल रहा है, सब के सब जमाखोरों के हाथ में है। किसान के पास इतना पैसा ही नहीं कि उसके रेंट पे कर सके। अच्छा एक चीज बताइए, किसानों को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को फायदा हो रहा है, फायदा कौन ले रहा है? क्या 48 दिन में इस सिस्टम को दुरुस्त कर सकती है कोई सरकार? देखिए, अगर चाहूंगा साहब को इसका जवाब, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो एक दिन में ठीक हो सकता है। अच्छा, बिल्कुल। अगर मैं आपको बता रहा हूं, 3 स्टेप कर लें कि पीएम कर दें कि कोल्ड स्टोरेज जिम्मेदारी रोज मैं मॉनिटर मैं खुद करूंगा। सेकंड, 5 घोटालेखोरों जमाखोरों को विजिबल एक्शन दिखाई दे कि भैया 5 पकड़ेगा, इनका एक्शन है। तीसरा ये कि सेंट्रल स्टेट के साथ बात करके, यहां मुझे दिखाई पड़ रहा है कि सेंट्रल स्टेट में कोई कोऑर्डिनेशन दिखाई नहीं पड़ रहा, बात करके महंगाई का सोल्यूशन कैसे निकाला जाए पब्लिक के हिसाब से। मैं देखिए आता हूं सर, चौधरी साहब सिंह जी, उत्तर प्रदेश में भी महंगाई एक बड़ी समस्या है, शायद इसीलिए जनता ने वहां पर आपकी सरकार को नकारा भी और बहुत ज्यादा बीजेपी के सांसद जीत गए। इसके बावजूद आप लोग सजग क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर जमाखोरों पर, कालाबाजारियों पर कार्रवाई करने की बात आई, ये तो लॉ एंड ऑर्डर वो स्टेट का विषय है, आप कर सकते हैं। अखिलेश जी, देखिए, सवाल जब से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार केंद्र में बनी है, जब भी महंगाई पर लोग सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि सपने इतने दिखाए गए थे लोगों को, वो सपने चकनाचूर होते नजर आ रहे हैं। तो आप रुकिए, आप 1 मिनट महापात्रा सुनिए, बात सुन लीजिए आप संदीप जी। मैं तो बोल रहा हूं, तो सपने दिखाए गए। उसके बाद जहां तक सवाल है महंगाई का, जो महंगाई आई है, महंगाई पर जब भी सवाल उठता है तो बीजेपी के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के जितने भी नेता, सब एक ही बात कह रहे हैं, साहब जो पूंजीपति हैं, जो जमाखोर हैं, उन्होंने जो है वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो ये चूंकि ये जो जमाखोर हैं, ये भी बीजेपी के हैं, क्यों नहीं कार्रवाई करते इनके खिलाफ? आप कर दीजिए कार्रवाई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हम कर रहे हैं, जहां सत्ता पटरी हम कर रहे हैं, जहां सत्ता पटरी हम कर रहे हैं, लेकिन वो तो सारे दिख नहीं रहा है सर, उसका हासिल क्या है? ये कहते हैं जमाखोर कर रहे हैं, हासिल क्या है? लेकिन सर हो रहा ही नहीं जमाखोर, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं सारे जमाखोर। मुझे लगता है कि इस टिप्पणी का मैं आपत्ति लूंगा कि एक जाति विशेष को आप कहते हैं कि ये बीजेपी के हैं और ये जमाखोर हैं। बिल्कुल, मैं वो इंडिकेशन समझ गया, वो इंडिकेशन व्यापारी वर्ग को आप बीजेपी का कह रहे हैं और व्यापारियों को आप जमाखोर कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के स्टेटमेंट का मैं ऑब्जेक्ट करता हूं कि आप व्यापारियों को और एक जाति विशेष के लोगों को समाजवादी पार्टी मैं ये ऑब्जेक्ट कर रहा हूं, कर रहा हूं। आपत्ति है, अगर समाजवादी जानती है कि कौन जमाखोर है उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं? आज भी भाजपा के जो लोग हैं पूरी तरह से समाजवादी पार्टी अगर जानती है
माणिक जी, देखिए जमाखोरों पर किस तरह से कार्रवाई हो सकती है? दवा की बात करते हैं, क्या ये बढ़ा देते हैं? सरकार के बावजूद कहीं किसी तरह की मदद नहीं मिलती अभी है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन लोग जमाखोर हैं, तो पकड़ती क्यों नहीं है? मैंने ये नहीं कहा उत्तर प्रदेश में कौन आपने अभी तो कहा मैंने कहा जमाखोरों पे कहाँ कार्रवाई कर सकते हैं? पकड़ रहे हैं उनको। भाजपा शासित राज्यों में कितने जमाखोरों के ऊपर सब्जेक्ट है, ध्यान रहे, इसलिए स्टेट इस पे एक्शन लेगी। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, एक मिनट। आलोक पुराणिक जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी की आदत है। आलोक जी, देखिए हमें म्यूट करना पड़ेगा। गलत तरीके से बात पेश करनी, इन्हें किसी बात नहीं सुननी, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेक लेना पड़ेगा, किसी बात नहीं, ये गलत। एक मिनट चौधरी साहब सिंह जी, गुस्सा मत कीजिए। जमाखोरों पे कौन कार्रवाई कर सकता है? राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? जमाखोरी पे सर तीनों सरकारों की जिम्मेदारी है, केंद्र की भी जिम्मेदारी, राज्य की जिम्मेदारी, लोकल की भी जिम्मेदारी है जी। और जमाखोरी पे पॉलिटिकल विल अगर ऊपर से हो तो एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट आ सकते हैं सर जी। आप कोल्ड स्टोरेज का घपला देख लीजिए कि वहां ना तो किसान को फायदा हो रहा ना कंज्यूमर को फायदा हो रहा। किसान हमें सुनाई पड़ता है कि अपने सारे जो है आलू गेहूं चावल सब फ्री में फेंक रहा है। ठीक। यहाँ कस्टमर रो रहा है, यहाँ पैसे नहीं मिल रहे। सवाल ये है कि फिर कौन फायदा उठा रहा है? बिल्कुल मिडिलमैन उठा रहा है फायदा। ऐसे में एक बड़ा सवाल आलोक जी ये भी है कि क्या महंगाई को सिर्फ वोट हासिल करने के लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? जनता वहीं की वहीं है, त्रस्त है, परेशान है। न्यूज़ 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। देश को दहला देने वाला निर्भया कांड आपको याद होगा। दिसंबर 2012 में दिल्ली की सड़कों पर चलती बस में जिस तरह से एक लड़की के साथ हैवानियत हुई थी, पूरे देश को इस घटना ने झकझोर दिया था। आधी आबादी की सुरक्षा के लिए दिल्ली की सड़कों पर जमकर आंदोलन हुए। महिला अत्याचार के खिलाफ देश भर में आवाज बुलंद हुई, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं न कम हुई न रुकी। सवाल यही, क्या इसके लिए हमारा पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार नहीं है? क्या सत्ता में बैठे उन लोगों की दकियानुसी सोच इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, जो लॉ एंड ऑर्डर भले ही दुरुस्त ना कर पाए लेकिन मॉरल पुलिसिंग से बाज नहीं आते? मोदी सरकार के मंत्री श्रीपद नायक कहते हैं कि पब कल्चर पर रोक लगनी चाहिए। कांग्रेस से शासित राज्य कर्नाटक की विधानसभा में एक कमेटी इस नतीजे पर पहुंचती है कि रेप के लिए मोबाइल जिम्मेदार है। वहीं यूपी की अखिलेश सरकार के एक मंत्री गैर जिम्मेदाराना तरीके से कहते हैं हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। पहले कर्नाटक विधानसभा की 23 सदस्यीय महिला और बाल कल्याण कमेटी की वो रिपोर्ट जो है उसमें क्या कुछ कहा गया है आपको दिखाते हैं। देखिए क्या इसमें कहा गया। स्कूल कॉलेजों में मोबाइल फोन्स पर प्रतिबंध लगे। इसके अलावा कहा गया कि मोबाइल फोन माहौल खराब करने के लिए जिम्मेदार है। कुल मिलाकर इस पूरी स्थिति के लिए मोबाइल फोन को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। मोबाइल के इस्तेमाल से रेप और छेड़खानी के मामले बढ़े हैं। सोचिए, मोबाइल से ये घटनाएं बढ़ रही हैं। रेप से पहले महिलाओं को सुनसान में बुलाया गया और इसके लिए भी मोबाइल जिम्मेदार। मुसीबत पड़ती है, मिस्ड कॉल जवाब देने वाली लड़कियां जो मिस्ड कॉल का जवाब देती हैं वो मुसीबत में घिर जाती हैं। स्कूल कॉलेजों में मोबाइल फोन्स पर प्रतिबंध लगे। ये जो दलील दी गई है, जो इस कमेटी ने सिफारिश की है, शायद आप भी इसे हजम नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आपको अब जरा एक बात और सुनवाते हैं। मोदी सरकार और अखिलेश सरकार के मंत्रियों ने किस तरीके से अजीबोगरीब बयान दिए हैं, सुनिए जरा। हमारे संस्कृति के विरोध में कुछ होगा वो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी फ्रेमवर्क में जो कुछ कोई काम करेगा उसको कोई अपोज करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हमारे कल्चर के विरोध में कुछ होगा तो हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बस हर महिला के पीछे सिपाही नहीं लगाया जा सकता गांव में, और हर घर पे तय नहीं किया जा सकता कि उसका पति रात में सोती हुई बीवी पे एसिड न डाल दे। ये तो शायद स्टेट की पावर में नहीं है, तो समाज को बदलना होगा। आप खुद सोचिए भला, जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे तो क्या बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? सवाल यह भी कि आखिर सरकारें क्यों होती हैं अगर लोगों की सुरक्षा ना कर पाए? इस तरह के बयान, इस तरह की दलीलें आखिर क्यों दी जाती हैं? तमाम पहलुओं पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संबित पात्रा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, चौधरी साहब सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और जयंती दत्ता आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपसे भी हमारी बातचीत होगी। सबसे पहला सवाल संबित पात्रा साहब आपसे है मेरा, चूंकि केंद्र के मंत्री श्रीपद नायक साहब पर्यटन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने यहां तक बयान दे दिया, वो कहते हैं पब कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए, हमें यह तय करना होगा कि हमारी संस्कृति के लिए क्या बढ़िया है। वो कौन होते हैं ये तय करने वाले? इस देश में संविधान ने हर किसी को उतना ही हक दिए जितना एक मंत्री को है। व्यक्तिगत आजादी पर यह हमला नहीं है।
स्वाभाविक रूप से मंत्री किसी के व्यक्तिगत इंडिपेंडेंस पे कोई बंधक नहीं लगा सकता है, मगर एडवाइस जरूर कर सकता है। और उन्होंने अपने उनके सेंटेंस को पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा कि पब कल्चर, अर्थात मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने ये कहा कि एक शराब सेवन इत्यादि पे कुछ ना कुछ एक रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति है। अच्छा ये बताइए संबित पात्रा जी, ये तो सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है ना। जहां से वो आते हैं, श्रीपद नायक साहब गोवा से सांसद हैं, सबसे ज्यादा शायद अगर पब कल्चर कहीं है तो गोवा में है। अगर वाकई आप रुकवाना चाहते हैं तो सबसे पहले गोवा में रुकवा दें, जिसके पर्यटन में एक बहुत बड़ी भूमिका वहां पब कल्चर की है। मुझे देश दुनिया से तमाम लोग वहां पर आते हैं। नहीं, मुझे लगता है रुकवाने की आवश्यकता किसी चीज में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन उनके बयान को हम तोड़ मरोड़ के देख रहे हैं। उनके बयान का अर्थ है कि एक रेगुलेशन की आवश्यकता है, जहां शराब सेवन हो या रेव पार्टीज जिस प्रकार से होती रही है कई जगहों पर, उस पर एक रेगुलेशन हो। और मैं आपको याद दिलाऊं कि इसके हक में कि शराब प्रतिबंध होना चाहिए, इसके हक में तो महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता है वो भी खड़े रहे हैं। तो ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है कि हम किसी भी संस्कृति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर मैं कहूंगा कि शराब सेवन नहीं होना चाहिए। श्रीपद नायक कोई आम आदमी नहीं है या बीजेपी के कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, केंद्र के मंत्री हैं। इस तरह के वो बयान अगर देंगे, देखिए मंत्री का दिया बयान पॉलिसी मैटर होता है। संबित पात्रा जी देखिए, क्या श्रीपद नायक जी ने ऐसा कुछ कहा कि महिलाओं को पब में नहीं जाना चाहिए? मैं आपको सुनाता हूं क्या उन्होंने पब कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि हमारी संस्कृति के लिए क्या बढ़िया है। पब कल्चर का बढ़ना देश हित में नहीं है। बिल्कुल, इसमें आप बताइए, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, आप इत्तेफाक रखते हैं, आपकी पार्टी इत्तेफाक रखती है। ये कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर नहीं है जो यस और नो में जवाब दे दूं। अच्छा। मैं 3 लाइन में जवाब दूंगा। श्रीपद नायक ने यही कहा है कि एक रेगुलेशन पब कल्चर पे होना चाहिए। एज ए टूरिस्ट मिनिस्टर उनका ये क्षेत्र है कि रेगुलेशन हो, शराब ड्रग इत्यादि का सेवन पब में नहीं हो, इस पर वो निगरानी रखे। ये हिंदुस्तान का वर्ल्ड के लिए ये वेलकम विषय है। निगरानी और रेगुलेशन बहुत मेरा अलग सवाल है। 1 मिनट आलोक शर्मा जी, आप इस पर जवाब तो देना चाह रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में आप लोगों की सरकार है, वहां पर जो एक रिपोर्ट आई है उसमें लिखा गया है, जो मतलब 23 एमएलए ने मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार किया, उसमें मोबाइल को रेप के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया गया। ये अजीबोगरीब रिपोर्ट क्यों, आखिर इसका क्या मतलब है? आप लोग भी तो उनके साथी दिख रहे हैं यहाँ पर। अखिलेश जी, मोबाइल से रेप कैसे, जरा मुझे समझाइए। सर आता हूं आपके पास, आऊंगा उस पर मैं जवाब लूंगा, लेकिन मोबाइल से रेप कैसे? अखिलेश जी, 2 चीजें सामने आई है यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि स्कूल और कॉलेज में जो मोबाइल है, उन्होंने मोबाइल की प्रतिबंधिता पे बात नहीं की है। स्कूल और कॉलेज में क्योंकि बच्चियां भी होती हैं, अगर कहीं पर कोई चीज इस तरह की होती है जिसका गलत इस्तेमाल कोई भी वर्ग उठाता है, मैं समझता हूं स्कूल और कॉलेज के अंदर अगर पाबंदी लगे, बंद कर देंगे। नहीं, स्कूल और कॉलेज के अंदर भी है। कोई लड़की घर से अकेली अगर बाहर निकलती है तो उसके लिए सुरक्षा के लिए मोबाइल कई बार जरूरी होता है, उसके पेरेंट्स उससे संपर्क में होते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप घर से निकले तो मोबाइल लेकर नहीं निकले, उन्होंने कहा स्कूल और कॉलेज में। अच्छा, जमा करवा दें कहीं पे, आप जमा करवा दें, अपने पास रखें, उसका इस्तेमाल ना करें स्कूल और कॉलेज में। अक्सर आपने भी न्यूज़पेपर्स में देखा होगा पिछले कई वर्षों से स्कूल और कॉलेज में किस तरह के एमएमएस बने हैं। डीपीएस दिल्ली आरके पुरम का एक एग्जाम्पल, आपके 2 साल पहले आपने देखा कि किस तरह से 3 बच्चों ने मिलकर एक बच्ची की जिस तरह से लाइफ को दुरुस्त, किस तरह से उसको जीना, उसका जो है पूरी तरह से वैसे मुहाल कर दिया था। वो घर में बना था। देखिए स्कूल में, देखिए स्कूल में भी इस तरह की चीजें आई हैं, स्कूल और कॉलेज में। मैडम मैं आपके पास आता हूं, लेकिन एक और पार्टी के नुमाइंदे हमारे साथ यहां पर है, चौधरी साहब सिंह जी हैं, और आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में है। आपके मंत्री ने भी एक अजीबोगरीब बयान दिया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं लगा सकते हैं। क्या इस तरह के बयानात एक मंत्री देकर बदमाशों के हौसले बुलंद नहीं कर रहे हैं? अखिलेश जी, पहली बात तो यह है कि उन्होंने किस जो है संदर्भ में बयान दिया है, तो इस मामले में मैं अभी विस्तार से कुछ बात नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि चाहे मंत्री हो, हर मंत्री को जो है सोच समझ कर बयान देना चाहिए। कोई ऐसा बयान किसी को नहीं देना चाहिए कि जिसका गलत संदेश जा। और स्थिति यह है कि सरकार का एक वकार होता है, सरकार सबके लिए होती है, सरकार की जिम्मेदारी सबके लिए होती है। बिल्कुल। और सरकार के वकार पे ही जनता पुलिस लगा के सुरक्षित कर भी नहीं सकते हैं। ये कर भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्होंने किस संदर्भ में ये बयान दिया है। ऐसा तो नहीं कि मुलायम सिंह जी ने जो कह दिया था कि लड़कों से गलती हो जाती है, विवादास्पद बयान जो दिया था, ऐसा अखिलेश जी जो बात आपने कही है, मुलायम सिंह जी के बयान के संदर्भ को पूरा नहीं लिया गया है। मुलायम सिंह जी ने कहा कि अक्सर ऐसा है लड़के लड़कियों में दोस्ती हो जाती है, और उसके बाद गलती हो जाती है, दोस्ती हो जाती नहीं, दोस्ती हो जाती है, और उसके बाद जो उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट हो जाती है, उन्हें सजा हो जाती है। ठीक है मुलायम सिंह जी पूरे एक सेकंड रुकेंगे आप सुने डॉक्टर साहब, अरे देश ने ये भी सुना है, आप मत बोलिए, नहीं तो क्या मुतालिक ने कहा, मैं आऊंगा, हमारी बात आपको ये भी सुनना पड़ेगा, आपको ये भी सुनना पड़ेगा।
मुतालिक की क्या स्टेटमेंट है? मैं आऊंगा, उस पर आऊंगा। देखिए बहुत ही आराम से ठंडे दिमाग से बात करें। जयंती दत्ता जी, अरे आपको ये बात भी सुननी पड़ेगी। मेरे को एक मिनट प्लीज, आपको ये बात भी सुननी पड़ेगी। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत कहते हैं कि महिला घरों से निकलेंगी तो बलात्कार होंगे। आप इस बात को लेना पड़ेगा। मोहन भागवत जी ने कहा बयान नहीं, बयान है मोहन भागवत जी का बयान है। हम इस तरीके से चर्चा नहीं कर सकते। देखिए जयंती जी से आरएसएस जयंती दत्ता बहुत सी चीजें कही है। आप डॉक्टर हर्षवर्धन का बताइए जो बयान सेक्स एजुकेशन के ऊपर आया है, उसके लिए क्या कहें? सरकार उनको एडमिशन नहीं दे। जयंती दत्ता जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या इस तरह के बयान से रेप रुकेंगे? आपको सुनने के लिए थोड़े कर रहे हैं। देखिए ये उन्होंने बयान दिया है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन आपस में तू में ना सामने सरसंघ चालक आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आप इसको ठीक करिए। ये संदेश ये देना चाह रहे हैं कि लेडीज को बोलने का भी मौका नहीं देना चाहिए। जयंती दत्ता, आलोक शर्मा पार्टी चल रहा है। आलोक शर्मा जी, क्या इस तरह के बयान से रेप रुकेंगे? जयंती दत्ता जी, क्या इस तरह के बयान से रेप रुकेंगे? करना चाहूंगा। आई वुड सपोर्ट हिम। ठीक है, हाँ ठीक है, बोलिए जयंती दत्ता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर थैंक यू वेरी मच कि अब चुप बैठे हैं ये लोग। जो स्टेटमेंट आप देते हैं, आप एज ए मिनिस्टर नुमाइंदे होते हैं आवाम के, आपको बड़े सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी आप बयान देते हैं वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है आवाम के लिए। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि हर महिला के पीछे पुलिस नहीं होती, कोई महिला ऐसा नहीं कहती कि मेरे पीछे पीछे पुलिस आए। तो आप देखिए ट्रैफिक लाइट्स जो है वो हटा दीजिए, क्योंकि ट्रैफिक लाइट्स होने के बावजूद भी आपकी ट्रैफिक लाइट्स की उल्लंघन होती है। पुलिस जो यूनिफॉर्म में होती है, हर जगह पुलिस अब कामयाब नहीं होती है, तो पुलिस फोर्स को भी हटा दीजिए, क्योंकि वो रोक नहीं पाती है क्राइम को। रेप का जहां से सिलसिला शुरू होता है, अगर आप ये बयान दे कि मोबाइल बंद कर दो और इस तरह से पब कल्चर, मेरे ख्याल से जो उन्होंने बोलना चाहा होगा अंकुश लगनी चाहिए, मैं सहमत हूं उससे। लेकिन हर चीज को अगर बंद पे ला देंगे आप, इससे रोकथाम नहीं होगी। अभी तक आप देखिए रेप के जो इंसिडेंसेस बढ़ गए हैं, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि हर तरह शोर मच रहा है, हर जगह आप डिस्कशंस कर रहे हैं, लेकिन कोई भी डिटरेंट पनिशमेंट आज तक है नहीं। एक भी रेपिस्ट मेरे पास एक और बयान है, मैं आता हूं जयंती जी आपके पास, लेकिन एक मिनट संबित पात्रा जी, ये प्रमोद मुथालिक का बयान है। प्रमोद मुथालिक ने अपने बयान में कहा था कि गोवा में महिलाओं के छोटी स्कर्ट पहनने और मादक पदार्थों, यौन संबंध और नग्नता की संस्कृति पर रोक लगनी चाहिए। हम भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए गोवा में श्री राम सेना की एक यूनिट शुरू करना चाहते हैं। यानी पुलिस का काम भी अब यही लोग करेंगे। और इस बयान को सही बताया था आपके लोक निर्माण विभाग के मंत्री सुदीन धवलीकर ने, गोवा में जो मंत्री हैं। सबसे पहली बात तो है प्रमोद मुथालिक हमारे पार्टी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन आपके एक मंत्री ने इस बयान को एंडोर्स किया। जिस मंत्री ने इस बयान को एंडोर्स किया, मैं उनको डिफेंड नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कह दूं कि मंत्रियों को कभी भी अनसॉलिसिटेड एडवाइस नहीं देना चाहिए। चलिए अच्छी बात कही आपने। मंत्रियों का काम होता है चाहे कुछ भी हो जाए, वो सिक्योरिटी मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर जो उनका कर्तव्य है उसके प्रति कर्तव्य निष्ठ रहे। अनसॉलिसिटेड एडवाइस कभी मंत्री ना दे। मगर मुझे आज कष्ट इस बात की हो रही है कि आदरणीय सरसंघ चालक जी ने जो नहीं कहा वो यहाँ इन्होंने बताया। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। अखिलेश जी एक चीज और, चर्चा नहीं करूंगा। एक बात और, अच्छा छोटी से कैसे संस्कृति को खतरा हो गया है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतनी फ्रीडम हमारी संस्कृति क्या इतनी कमजोर है? बिल्कुल नहीं है। तो फिर आप देखिए वहां पे जो बीच पे जो बिकिनी पहन के जो लेडीज सुई होती हैं, उनके ऊपर फिर रेप हो जाता, क्यों नहीं होता? रेप के बागदाद अगर आप देखें बीचेस में इतनी ज्यादा नहीं है। ये तो एक मनोस्थिति की बात है, और वहां पे रोकथाम तब तक नहीं लग सकती जब तक आप ये नहीं कहोगे अगर ये हरकत तुम्हारी है तो ये डिटरेंट पनिशमेंट है। जल्द से जल्द आपने कहीं पे भी आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दिए, पनिशमेंट आपने किसी को पेनलाइज नहीं जी, क्या आपको नहीं लगता है, ईमानदारी से बताइएगा, कि इस तरह के बयान जो आपके पार्टी के नेता दे रहे हैं उन्हें अंकुश लगाने की जरूरत है अपनी जुबान पर? बिल्कुल है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में जहां आपस में तमाम संस्कृतियां जुड़ रही हैं, दुनिया छोटी हो रही है, वहां पर कब तक इन चीजों से आप दूर रह पाएंगे? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तो बार बार पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कहते हैं। अखिलेश जी आई एम सॉरी, यहाँ पे जो नजरिया है उसमें गड़बड़ है। आप अगर कहते हैं कि मैं औरतों को
ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। आप ये नहीं कहते कि रेपिस्ट को जो है उसको पनिशमेंट तुरंत मिलनी चाहिए। बहुत स्पष्ट टेक है। हमारे किसी भी मंत्री ने, एक्सेप्टिंग जिनको मैंने कहा कि मैं डिफेंड नहीं करूंगा, किसी भी मंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिसके कारण मुझे अपने सर को झुकाना पड़े। अभी श्रीपद नायक जी ने जो कहा एज टूरिज्म मिनिस्टर, उन्होंने इतना कहा है कि अंकुश होना चाहिए पब कल्चर पे, और मुझे लगता है पब कल्चर पे जहां बहुत कुछ, देखिए सब स्वतंत्र है, उन्होंने कोई जेंडर बायसनेस नहीं दिखाई, सब स्वतंत्र है, जहां भी जाए जिस प्रकार कपड़ों में जाए, मगर अंकुश अगर नहीं होगा तो बहुत व्यवधान पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ अल्कोहल भी परोसा जाता है, यहाँ ड्रग भी चलता है कई बार, तो अंकुश होना आवश्यक है। विषय जो है बहुत ज्यादा उस तरह का नहीं है कि हम भाषा की मर्यादा तोड़कर इसके ऊपर हम बहस करें, लेकिन इतना जरूर है कि जो चीजें आज ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और विकास के साथ साथ आ रही हैं, उनको किस तरह से हमें अपनी संस्कृति में भी जगह देनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे भाई ने, भाजपा के साथी ने बड़ा कहा कि किसी मंत्री ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी का जो बयान सेक्स एजुकेशन के ऊपर आया था, उनको शायद शाम से पहले दोबारा से माफी मांगनी पड़ी। भाजपा के और आरएसएस के भी तमाम लोगों के इस तरह के बयान आए हैं जिनसे वो बाद में पलटे हैं, और कहीं ना कहीं आज मंत्रियों को भाजपा के, क्योंकि वो सत्ता पक्ष में है, चुनाव खत्म हो चुका है, अपनी वाणी के ऊपर कहीं ना कहीं संयम रखना। यही सलाह आप अपने नेताओं को भी देते हैं। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, उन्होंने कहा था कि देर शाम तक लड़कियां घरों से बाहर ना मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, मैं भी उस बयान को डिफेंड नहीं करता हूं। एक राज्य के शासक को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आप गलती मान रहे हैं। मैं आलोक जी से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा बहुत प्यार से कि जिनको इन्होंने अपना मुख्य प्रवक्ता बनाया हुआ है, उनकी भी एक सीडी पूरी दुनिया ने देखी है। कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं, किसने स्टेटमेंट दे रहे हैं, बीजेपी का अधिकार संजय जोशी पर जाऊंगा, संजय जोशी पर जाऊंगा, संजय जोशी से लेकर जी हमेशा भाजपा के प्रवक्ता जो है, इनकी पुरानी आदत है कि जब कोई मुद्दा ना मिले तो मिलो द मुद्दा जो है क्या है, पूरा देश चाहता है। संजय पुलिसिंग देखिए, संजय जोशी बोलने देता हूं, उसको कोर्ट ने क्या कहा, वो कोर्ट ने क्या कहा, इसके लिए डिस्कशन जो है मेरे ख्याल से जो सेंसिटिव मुद्दा है, उसके लिए कंसर्न कोई मेरे को दिख नहीं रहा है। सब अपनी पार्टी के प्रवक्ता बन के बात करे चले जा रहे हैं, उनको ये नहीं सूझ रहा है इट इज फार मोर सेंसिटिव देन बीइंग एफिलिएटेड टू वन सिंगल पार्टी। आई एम नॉट एफिलिएटेड टू एनी पार्टी, आई हैंडल रेप केसेस, सो आई नो द एगनीज, और इसके जो रिपरकशंस है वो हम 15 दिसंबर से बोलते चले जा रहे हैं कि ये चीज जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। फॉर हेवन सेक मेरी गुजारिश आप तीनों से है कि इसको पॉलिटिसाइज मत करिए, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ये हर माँ बेटी और बीबी से जुड़ी हुई किस्सा है। आप लॉ एंड ऑर्डर को इस कदर दुरुस्त कर दें कि बदमाश कुछ कर ही ना सके, और डिक्लेयर करिए कि दिस इज द डिटरेंट, एक सेकंड डिटरेंट पनिशमेंट फॉर हेवन सेक। फास्ट ट्रैक कोर्ट को भूल जाइए, आप डिटरेंट पनिशमेंट ले आइए, साल भर से ऊपर हो गया है, हमें इस चीज को गुजारिश करते हैं। चौधरी साहब, आप बिल्कुल अग्नेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होना चाहिए कि बदमाश की हिम्मत ना हो। ये उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए, सारे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। दूसरा मैं एक बात और कहूंगा, जहां तक बहस है, देखिए बहस होती है तर्कों के आधार पर, बहस होती है आपसी जो है सौहार्द में होती है, लेकिन मैं डॉक्टर महापात्रा जी से कहना चाहूंगा कि आप कभी कभी ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि बहस को आप ऐसे रास्तों में कटुता में ले जाते हैं, कटुता में ले जाते हैं, लेकिन वो बहस बहस जो है आपने कहा था जरूर दिखाऊंगा। देखिए तो ऐसा है कोई आपसे कमजोर बोलना नहीं जानता है, कोई आपसे कमजोर बोलना नहीं जानता है, कोई भी भारतीय जनता बहुत जरूरी है। एक मिनट आलोक शर्मा जी, वक्त इतना ही है, चलिए तू मैं नहीं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, अश्लीलता दिमाग में होती है, अश्लीलता किसी पब या स्कर्ट को देखने से नहीं होती है, मानसिकता है, लेकिन इस तरह के बयानात नेताओं को नहीं देने चाहिए, और इस देश में किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो मॉरल पुलिसिंग करे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो में आने के लिए एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए News 24।